फ्लिप फ्लॉप के साथ हम क्लॉक साइकिल को कैसे लैच करते हैं ये बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक नैंड गेट बनाते हैं, फिर एक और नैंड गेट बनाएंगे, इसमें फीडबैक दे देंगे। ये हो गया एस बार और ये हो गया आर बार, ये क्यू बार। इसमें एक नैंड गेट और जोड़ देंगे, एक नैंड गेट यहां जोड़ देंगे और इन दोनों को इस CL के क्लॉक साइकिल के लिए है और ये यहाँ पे S और यहाँ पे R। ये लैचिंग ऑफ क्लॉक हो गई, यानी क्लॉक साइकिल को कैसे जोड़ते हैं ये है। ये क्लॉक साइकिल जब ये यहाँ से जोड़ेंगे तो ये क्लॉक साइकिल जब ऑन होगी तब ये इनपुट S और R इनपुट अंदर जाएगा, और जब क्लॉक साइकिल ऑफ रहेगी तो S और R वैल्यू इनपुट नहीं आएंगे। तो क्लॉक साइकिल जब ऑन करेगा तो ये S की वैल्यू और R की वैल्यू फ्लिप फ्लॉप में अंदर चली जाएगी, और क्लॉक साइकिल ऑफ रहेगी तो जो इनपुट वैल्यू है वो भी अंदर नहीं जाएगी। यही क्लॉक साइकिल का असली काम है। तो ये क्लॉक साइकिल दो तरह से काम करती है। आइडियली क्लॉक साइकिल कैसे होती है, इस तरह की होती है। ये डिजिटल क्लॉक साइकिल इसी तरह की होती है, यानी ऑन, ये हो गया ऑन और ये हो गया ऑफ, और इस एक्सेस पे क्या आएगा, टाइम आएगा। और जो ये वोल्टेज लेवल है, तो कितने वोल्टेज पे ऑन करना है, कितने वोल्टेज पे ऑफ करना है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है। अलग अलग आईसी के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, उसके हिसाब से ऑन ऑफ होता है। तो ये आइडियल क्लॉक साइकिल है। आइडियल क्लॉक साइकिल और प्रैक्टिकली क्लॉक साइकिल में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि ये जीरो टाइम ले रहा है, जबकि आइडियल जो क्लॉक साइकिल जो जब रियल वेव फॉर्म बनाते हैं इसकी, तो कुछ इस तरह से बनती है। ये जो टाइम है यानी यहां से यहां तक ये राइज टाइम हुआ। यहां से यहां तक जो टाइम लिया ये टाइम क्या हुआ, राइज टाइम, RISE, राइज टाइम। और ये फॉल टाइम, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा ये फॉल टाइम, FALL, फॉल टाइम। तो ये पॉजिटिव टिगरिंग है। 0 से जब 1 जाती है तो ये पॉजिटिव टिगरिंग, और जब 1 से 0 आती है तो ये नेगेटिव टिगरिंग। ये पॉजिटिव टिगरिंग कहलाती है, और ये नेगेटिव टिगरिंग। ये पॉजिटिव टिगरिंग, ये नेगेटिव टिगरिंग। तो जब भी क्लॉक साइकिल दी जाती है तो या तो पॉजिटिव टिगरिंग होगी या नेगेटिव टिगरिंग होगी, दोनों में से कोई एक। तो अगर पॉजिटिव, जैसे सामान्यतः पॉजिटिव टिगरिंग ली जाती है, तो यहाँ पे जैसे हमने लिया है पॉजिटिव टिगरिंग, जब भी क्लॉक साइकिल ऑन होगी तो ये तुरंत यहाँ से इनपुट इसके अंदर जाने लग जाता है। यही कहलाती है लैचिंग ऑफ क्लॉक साइकिल। इसका जो बस बात इसमें यही है कि 0 से 1 होने पे ये पॉजिटिव टिगरिंग कहलाएगी, और 1 से जब 0 होता है तो नेगेटिव टिगरिंग होगी। इसके बाद हम बताएंगे कि फ्लिप फ्लॉप होते कितने प्रकार के हैं, और लैचिंग के बाद फ्लिप फ्लॉप के टाइप आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं, टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहला आता है इसमें SR फ्लिप फ्लॉप। दूसरा आता है D फ्लिप फ्लॉप। तीसरा आता है JK फ्लिप फ्लॉप।
चौथा आता है टी फ्लिप फ्लॉप। और एक और जिसमें जो दोनों पॉजिटिव टिगरिंग और नेगेटिव टिगरिंग दोनों यूज होती है, मास्टर स्लीप फ्लिप फ्लॉप भी होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए उसका हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। चाहे कहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं मास्टर स्लीप फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लीप फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लीप मतलब ये यही फ्लिप फ्लॉप दो बार ले लेंगे, एक में पॉजिटिव टिगरिंग यूज कर देंगे, एक में नेगेटिव टिगरिंग यूज कर देंगे। इससे क्या होता है कि स्पीड जस्ट डबल हो जाती है कंप्यूटर की। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट है कि मास्टर स्लीप दोनों एक ही क्लॉक साइकिल में दोनों फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेते हैं, और एक में पॉजिटिव टिगरिंग एक में नेगेटिव टिगरिंग यूज कर लेते हैं। ये सिलेबस में आपके पहले था, अब नहीं है इस समय, इसलिए इसको हटा दिया है। और अब हम आपको बताते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो कि क्लॉक साइकिल लेस्ड होगा। तो पहला फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम बात करते हैं आज, एसआर फ्लिप फ्लॉप। स्टॉप कर दीजिए। तो हम जा रहे हैं रुक जाइए एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखिए ये पहला फ्लिप फ्लॉप है। और एसआर फ्लिप फ्लॉप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट। एस फॉर सेट का मतलब 1 और आर फॉर रीसेट का मतलब 0। तो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं इसको हम। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या रहती है, इसको यहाँ पे बना देते हैं। जैसे मान लो ये एस है, ये आर है, और ये क्यू टी प्लस 1। 0 0 पे क्यू टी ही रहेगा, जो पुरानी वैल्यू है वही रहेगी। 0 1 पे यहाँ पे 0 रहेगा, 1 0 पे 1 रहेगा, और 1 1 पे फॉरबिडन स्टेट, FORBIDDEN, फॉरबिडन स्टेट। तो इसमें पहली दूसरी तीसरी स्टेज इंपॉर्टेंट है, फोर्थ स्टेज पे रोकना है। इस स्टेज पे फ्लिप फ्लॉप नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको फॉरबिडन स्टेट कहा जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहले ये सेकंड नंबर की, 0 1 की। पहला नंबर नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ देनी पड़ेगी, इसलिए स्टार्टिंग में या तो 0 देंगे या 1 देंगे। तो ये वाली सेकंड वैल्यू पहले ले लेते हैं इसमें हम, s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1। NAND गेट की डेफिनेशन क्या होती है? When anywhere is 0 then output 1। तो इसमें 0 है, तो इसकी वैल्यू, हालांकि ये तो क्लॉक साइकिल 1 रहेगी, तो जब 1 रहेगी तो ये 0 तुरंत यहाँ पे 1 बन के चला जाएगा, तो एस बार इक्वल टू क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये r की वैल्यू यहाँ पे 0 बन के जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्लॉक साइकिल तो ऑन ही है, तो 1 1 मिलके 0 ही बनेगा। तो अब ये आर बार की वैल्यू 0 है, और NAND गेट में इफेक्टिव वैल्यू 0 होती है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या होगा। केवल ये आर बार इक्वल टू 0 को देखेंगे, इसमें कुछ भी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू 0 होते ही ये इसको निश्चित रूप से 1 होना ही पड़ेगा। यही इसमें खास बात है कि ये 0 इफेक्टिव वैल्यू है, इस 0 इफेक्टिव वैल्यू की वजह से इसको 1 होना ही पड़ेगा, इसकी कुछ भी वैल्यू हो। ये इसकी खास बात है। और ये 1 यहाँ पे ले जाएंगे, ये फीडबैक यहाँ से यहाँ पे बन गई 1 1, ये 0 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो देखो Q की वैल्यू 0 कर दी यहाँ पे, ये देखिए 0 हो गई। अब पहली स्टेज लेके चलते हैं, 0 0, s इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0। तो जब s इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 1 1 हो जाएंगे। अब 1 1 इफेक्टिव वैल्यू तो है नहीं, तो ये क्या करेगा? आउटपुट से ले लेगा। इस वक्त क्या करेगा? ये 1 1 की वजह से यहाँ ये 1 है और ये 1 है, इफेक्टिव वैल्यू निश्चित रूप से आउटपुट से लेगा, तो ये आउटपुट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
अब ये जीरो वैल्यू यहाँ से लेगा, या तो जीरो होगी या वन हो सकता है, दो कंडीशन इसमें बनती हैं। वैल्यू आउटपुट पे या तो जीरो रहेगा या वन रहेगा। तो आउटपुट पे जब जीरो है तो ये जीरो यहाँ से यहाँ गया और ये वन हो जाएगा, ये वन यहाँ से यहाँ गया तो ये जीरो हो जाएगा, यानी जो पहले से है वही रहेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी इस कंडीशन में। अगर यहाँ पे वन रहता तब भी ये वैल्यू लास्ट स्टेज कंटिन्यू हो जाती, जीरो रहता तब भी स्टेज, जो यानी पहले से इसमें मेमोरी में है जीरो जीरो कंडीशन पे जो पहले से है उसमें आउटपुट वही आउटपुट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट वैल्यू, ये QT प्लस वन मतलब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी रहेगी, जो पुरानी वैल्यू, QT मतलब करंट वैल्यू, ये करंट वैल्यू है, ये नेक्स्ट वैल्यू है, या ये करंट वैल्यू लेंगे तो ये प्रीवियस वैल्यू, यानी ये एक दूसरे के एक स्टेप आगे पीछे है, ये आगे है और ये पीछे है। तो आगे वाले स्टेप की वैल्यू पीछे वाली वैल्यू के बराबर हुई तब जब s बराबर जीरो और r बराबर जीरो रहेगा, यानी s बराबर जीरो और r बराबर जीरो में क्या रहेगा, जो आउटपुट पे है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसको नो चेंज कंडीशन भी बोल सकते हैं, नो चेंज, CHANGE, नो चेंज कंडीशन, इसको नो चेंज कंडीशन भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद अब तीसरी कंडीशन में चलते हैं, इस वाली कंडीशन पे, यानी s की वैल्यू 1 हो जाएगी और r की वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यू हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं किसी वैल्यू से। अब जब s की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे निश्चित रूप से 0 होगा, और ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये नेट गेट की डेफिनेशन है। अब एनी वेयर इज 0 देन आउटपुट 1, तो इससे कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि 0 यहाँ पे मिल गया तो इसको 1 होना ही होना है, ये डेफिनेशन है। अब ये 1 यहाँ पे आ गया तो 1 1 मिलके इसको 0 होना है, तो आउटपुट Q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ये देखो 1 आ गई। अब यदि फिर से 0 0 लेके देखें तो यही वैल्यू फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, तो इसकी जो आवश्यकता नहीं है, चाहो तो फिर से हम बता दें इसको, क्योंकि फिर से 0 0 देके देखते हैं। पहला देखो 0 0 दिया, यहाँ पे 1 1 दिया, यहाँ पे 1 1 दिया, तो यहाँ पे निश्चित रूप से क्या हो गया, 1 1 दिया तो ये इफेक्टिव वैल्यू नहीं है, इफेक्टिव वैल्यू नहीं है तो ये क्या करेगा, आउटपुट से लेगा 0, तो यहाँ से 0 मिला इसको, Q बार इक्वल टू 0 है, तो ये 0 यहाँ से मिला तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ से 1 1 0 हो जाएगा, नहीं जो पहले से था वही हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये 0 0 पे आउटपुट वैल्यू वही की वही हो जा रही। अब लेते हैं 1 1 कंडीशन, ये फॉरबिडन स्टेट है, इस स्टेज पे ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप की तरह काम नहीं करता है, ये फॉरबिडन यानी मेमोरी भूल जाता है। ये देखिए कैसे, जब यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे भी 1 लेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, और जब दोनों 0 हो जाएगा तो दोनों इफेक्टिव वैल्यू है 0 0, इससे कोई मतलब नहीं है। जब ये 0 0 होगा तो ये दोनों 1 1 हो जाएगा, और जब दोनों 1 1 हो जाएगा तब क्या होगा, Q इज नेवर इक्वल टू Q बार, ये होता ही हो ही नहीं सकता है कभी, ये मेमोरी की कंडीशन है, जबकि इस कंडीशन में देखो दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये फॉरबिडन स्टेट कहलाएगा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, फॉरबिडन स्टेट। तो इस कंडीशन में इसको नहीं आने देना। अब इसके बाद आता है रुक दो, तो इस अभी हमने जो बताया था वो कौन सा होता है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब एक्साइटेशन टेबल बताते हैं। एक्साइटेशन टेबल EXCI, एक्साइटेशन टेबल में QT होगा, फिर QT प्लस 1, फिर S और फिर R। एक्साइटेशन टेबल होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। एक्साइटेशन टेबल होती है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या था, क्या इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा। इसमें एक्साइटेशन टेबल में क्या है, आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग इनपुट क्या दे सकते हैं। यानी एक्साइटेशन टेबल क्या है, आउटपुट क्या है और उसके हिसाब से इनपुट क्या देना चाहिए, यानी आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट है। पहले क्या था, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट था,
अब इन आउटपुट के, यानी ये क्या है, आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट में आएगा और ये इनपुट में आएगा। तो इसमें देखते हैं, अगर 0 से 0 तो एसआर की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 1 अगर जाता है तो क्या होनी चाहिए, 1 से 0 होता है तो क्या होना चाहिए, और 1 से 1 पे जाता है तो क्या होना चाहिए। यानी प्रीवियस वैल्यू 0 थी, नेक्स्ट वैल्यू फिर 0 मिली, तो ये किस कंडीशन में होगा। तो अगर हम देखें, नो चेंज कंडीशन है, पहला है 0 से 0 पे जा रहा है तो नो कंडीशन, नो चेंज कंडीशन कब आती है, जब ये 0 0 होता है। लेकिन एक चीज और है, नेक्स्ट वैल्यू 0 आ रही है तो ये 0 रहेगा, इसकी वैल्यू भले 1 कर दें, यानी 0 0 पे भी यही वैल्यू होगी, यही चेंज आएगा, और 0 1 पे भी यही वैल्यू आएगी। यानी s की वैल्यू 0 होना जरूरी है, r की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। तो ये 0 1 दोनों अगर ले सकते हैं तो ये क्या लाएगा, डोंट केयर कंडीशन। इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, डोंट केयर कंडीशन। अब देखते हैं 0 से 1, तो 0 से 1 कब जाता है, चेंज होगा वैल्यू, यानी आउटपुट की वैल्यू 1 आ रही है तो ये 1 आएगा, और ये जब 1 का ये 0 हो जाएगा। 0 से 1 कब आएगा, जब यहाँ की वैल्यू 1 रहेगी और यहाँ की वैल्यू 0 रहेगी। 1 1 तो ले नहीं सकते हम लोग, और यहाँ पे 0 1 भी नहीं ले सकते हैं, केवल 1 0 ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 0 से 1 पे जाएगा ये। फिर इसकी वैल्यू, एक मिनट देख लेते हैं इसको, सही है, ये 0 से 1 पे ही जाएगा और कोई कंडीशन पे नहीं जाएगा। इस तरह से 1 से 0 पे कब आएगा, जब ये s की वैल्यू 0 रहेगी और ये 1 है, और कोई कंडीशन इसकी नहीं बनती है। हाँ, 1 से 1 पे जरूर बनती है, एक तो बनती है 0 0 पे और दूसरा बनता है 1 0 पे। दो कंडीशनों पे ये 1 से 1 पे रहेगा। 0 0 पे नो चेंज कंडीशन तो नो चेंज हो गया, क्योंकि 1 से 1 पे ही है तो नो चेंज हो गया। लेकिन लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो 1 0 भी देने पर भी यहाँ पे 1 आ सकता है, हो सकता है पहले से उसके पास 1 रहा हो, पहले से 1 रहा हो। तो ये दो कंडीशनें बन गई। जब दो कंडीशन बन गई तो यहाँ पे क्रॉस यानी डोंट केयर। तो इसके लिए ये हो गया, दूसरे के लिए ये हो गया, और तीसरे के लिए ये कंडीशन, चौथे के लिए ये कंडीशन। एक थोड़ा पीछा हो गया है ये। तो ये हो गया एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में यहाँ पे 1 0 दोनों ले सकते हैं इसलिए क्रॉस है, यहाँ पे 1 0 दोनों ले सकते हैं इसलिए क्रॉस है, ये डोंट केयर कंडीशन है। तो ये कहलाएगा एक्साइटेशन टेबल, यानी आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है उसके से किस तरह का इनपुट हम दे सकते हैं। तो ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप हो गया। एसआर फ्लिप फ्लॉप के बाद इसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर देंगे तो डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा और बचा हुआ है, ब्लॉक डायग्राम बचा हुआ है, तो ब्लॉक डायग्राम और बता देते हैं। ये क्यू हो गया और ये क्यू बार हो गया। ये एस आर फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे एस दे दिया, यहाँ पे आर दे दिया और यहाँ पे क्लॉक साइकिल दे दिया। तो ये इसी सर्किट का ब्लॉक डायग्राम हो गया। क्लॉक साइकिल भी आ गई, एसआर फ्लिप फ्लॉप भी आ गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू बार हो गया। तो ये इसका जब एक बक्से में बंद कर दिया, आईसी के फॉरवर्ड कर दिया, तो ये ब्लॉक डायग्राम इस तरह से काम करने लगेगा। अब इसी एसआर फ्लिप फ्लॉप से हम डी फ्लिप फ्लॉप, खाली एक चेंज करना है, यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप लिख देंगे और यहाँ पे इसको इसके बीच में एक नॉट गेट जोड़ देंगे और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या कमी थी? कमी ये थी कि इसमें जब 1 1 आता था तो उसमें फॉरवर्ड इनिशिएट आ जाता था, तो 1 1 ना आने पाए उसका सॉल्यूशन इसमें डी फ्लिप फ्लॉप में दिया गया। अगर इसकी वैल्यू 1 कर देंगे तो निश्चित रूप से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये देखिए फिर से दिखा देते हैं। अगर यहाँ पे हम ये आर है और ये एस है, वैल्यू हटा देते सारी, यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये एस हो गया, ये डी फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब डी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे
यहाँ पे डी इनपुट में देते हैं और यहाँ पे क्यू टी प्लस 1 दे देते हैं। तो और ये क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक भी दे देते हैं। क्लॉक देने पे क्या होगा, अगर क्लॉक 0 है तो कोई डिसेबल नहीं रहेगा, ये क्यू टी रहेगी। और जब इनेबल हो जाएगी क्लॉक तो 0 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, और इनेबल रहेगी तो क्लॉक 1 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। बस इतना सही है। इसमें देखिए क्लॉक अगर 0 है, क्लॉक अगर फॉल्स की हुई है तो इनपुट नहीं जाने देगा अंदर, डी की वैल्यू अंदर नहीं जाने देगा। तो इस कंडीशन में ये जब ये क्लॉक 0 है तो ये निश्चित रूप से उसमें 1-1 रहेगा, और जब ये 1-1 रहेगा तो लास्ट स्टेज इसके पास जो भी है, अगर ये 0 है और ये 1 है तो इसके पास वही कंडीशन नेक्स्ट स्टेज में भी चली जाएगी, यानी लास्ट स्टेज कंटिन्यू। इसमें क्या होगा, लास्ट स्टेट कंटिन्यू, यानी लास्ट स्टेट कंटिन्यू रहेगा। कब, जब क्लॉक 0 रहेगा। लेकिन क्लॉक 1 हुआ, जैसे ही क्लॉक ऑन हुई और डी की वैल्यू अगर 0 है तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, और ये 0 हुआ तो इसका 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। पुरानी वैल्यू हटा देते हैं, ये भी 0 है तो ये निश्चित रूप से 1 हो जाएगी, और ये 1-1 मिलकर ये 0 हो जाएगा। देखो डी क्यू टी प्लस 1 की वैल्यू 0 आ गई। अब डी इक्वल टू 1 ले लेते हैं नेक्स्ट टाइम पे, पुरानी वैल्यू हटा देते हैं, डी इक्वल टू 1 लिया हमने यहाँ पे। तो जब ये 1 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 ड्राइविंग फोर्स वैल्यू है, यानी ये इफेक्टिव वैल्यू है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1-1 मिलके ये 0 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या है, 1। देखो 1 आ गई। तो इसमें डी फ्लिप फ्लॉप में क्या किया, SR फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, S का ही जो इनपुट है उसको जोड़ दिया R से, और बीच में नॉट गेट लगा दिया। इससे क्या होगा कि जो D की वैल्यू है वही अपोजिट होके R में जाएगी। अगर D की वैल्यू 1 है तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी, D की वैल्यू अगर 0 है तो R की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो वैल्यू यहाँ से जाएगी उसकी अपोजिट वैल्यू यहाँ से जाएगी, ताकि ये 1-1 कंडीशन पे ना जाने पाए। क्योंकि 1-1 कंडीशन में ऐसा फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, फॉरबिडन स्टेट आ जाता है। तो ये आपको हमने डी फ्लिप फ्लॉप बताया, और डी फ्लिप फ्लॉप में ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। अब डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल भी बता देते हैं। इसमें भी देखिए क्या कनेक्शन किया गया है, सिंपल सा है, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया और ये जोड़ दिया, ये डी फ्लिप फ्लॉप हो गया। सिंपल, कितना आसान है। और एक्साइटेशन टेबल भी बता देते हैं, ये डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। आप एक्साइटेशन टेबल देख लीजिए कैसे काम करेगी, बहुत आसान है। Q T प्लस 1, Q ये Q T पहले लेंगे, और दूसरा Q T प्लस 1 लेंगे। इसके बाद D फ्लिप फ्लॉप लेंगे। देखिए 0 से 0, 0 से 1, 1 से 0 और 1 से 1। तो 0 से 0 कब जाएगा, जब वैल्यू 0 रहेगी डी की वैल्यू, और 0 से 1 कब जाएगा, ये जब 1 रहेगी। 0 से 1 कब जाएगा, ये 0 रहेगा, और ये 1। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो है, देखिए S की वैल्यू या D की वैल्यू ही यहाँ पे स्टोर होती है। जो जब 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 लेते हैं तो यहाँ पे भी 0 ही आता है। तो जो लास्ट स्टेज है 0, वही यहाँ पे स्टोर हो गई है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है। ये डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल है। ये आउटपुट हमको 0 से 0 पे कब होगा, जब 0 देंगे इनपुट। जब 0 से 1 कब देंगे, जब 1 देंगे। जब 1 से 0 अगर आउटपुट चाहिए तो इनपुट 0 होना जरूरी है। 1 से 1 आउटपुट चाहिए तो इनपुट 1 होना जरूरी है। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल है। थैंक यू। आज सेकंड क्लास खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास कल लगेगी। धन्यवाद।